हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। सो आज है 5 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। और गाइस, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने आज मॉर्निंग में आप कितने बजे उठे हैं और आपने टू डू लिस्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। टू डू लिस्ट मीन्स मतलब कि आज पूरे दिन आप क्या करने वाले हैं। ओके, टाइम ड्यूरेशन दे रखा होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करने हैं। तो आप लोग अपना टू डू लिस्ट बनाइए प्लीज, और उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिए आज का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा डे है वो क्या होगा आपका कंप्लीटली। आप उस पूरे डे को क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीटली उस पूरे डे को क्या करेंगे, आज के डे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग क्या करेंगे, आज टू डू लिस्ट बना लेंगे। और ये लेक्चर आप सभी के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सेंट है। इस लेक्चर में मैं डेली मॉर्निंग में मैं इस लेक्चर को सुबह 6 बजे अपलोड कर देती हूँ। ये लेक्चर आपको बायलैंग्वेज मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके गाइस, तो ये मेरा सबसे प्यारा सेशन होता है। ये टाइम जो होता है जब मैं बोलती हूँ गर्व के साथ जय हिंद जय भारत। तो आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है, कमेंट करके लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके, थोड़ा ऑफ द डे है गाइस आज का कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत मीठे होते हैं। ओके, तो ये जो विचार है, ये विचार है अरस्तु के। तो बिल्कुल सही बात है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हमें हार्ड लगता है, लेकिन जब हम सक्सेस को पा लेते हैं तो वो हमारे लिए कितना मीठा होता है ना वो टाइम। सो शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल इसके बहुत मीठे होते हैं। ये विचार है अरस्तु के। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि आज है 5 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, एक बात और गाइज, आप सभी को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाए। ओके, सो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेशन का। आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है, जो कि है हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। व्हेन हैज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 3 मई, यानी 3 मई को हम मनाते हैं विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं। आज हम इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, यहाँ पे है सबसे पहले कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब बात करेंगे हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। लिखा है यहाँ पे कि बात करते हैं कि हम लोग हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कैसे करते हैं 3 मई को हम मनाते हैं इसे। ओके, इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स यानी आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया है। ओके, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के जो हम लोग लिस्ट जारी की जाती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, तो यहाँ पे 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत जो है 161वें यानी कि 161 रैंक उसने हासिल की है भारत ने। वह 2022 में भारत का रैंक कितना था, तो 150 था। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका रैंक आती है उससे एक नेक्स्ट ईयर का आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस का। ठीक है, तो 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, 150वीं रैंक थी। वहीं भारत की इस साल कितनी रैंक आई है, 161 रैंक आई है। अब बात करेंगे यहाँ पे परिचय के बारे में। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानेंगे। तो विश्व वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा वर्ष 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद की गई थी। यह दिवस जो है 1991 में विंड हॉक घोषणा यानी कि यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है को चिन्हित करता है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता, मुक्त मीडिया को प्रोत्साहित करने के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए इस दिवस को आयोजित किया गया। यानी फ्रीडम से रिलेटेड है कि प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व पता होना चाहिए लोगों को, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के बारे में पता होना चाहिए और उनकी फ्रीडम के बारे में होना चाहिए। मुक्त मीडिया यानी कि हर चीज से मुक्त होना चाहिए। एक मीडिया जो होती है वो सिर्फ सच को दिखाए। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ओके, अब बात करेंगे थीम की कि इस साल की थीम क्या है। तो इस साल की थीम है आपकी शिपिंग फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइव। ठीक है, ये इस साल की थीम है, यानी शिपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ये इस साल की थीम है। अब बात करेंगे कि सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है और सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है इसमें। तो नॉर्वे नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल की है उसने गाइज। और बात करेंगे सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पर है आयरलैंड है। ओके, एंड थर्ड की बात करेंगे, थर्ड रैंक किसने हासिल किया, तो डेनमार्क। ये जो तीन कंट्री है यहाँ पर इन लोगों ने ये तीन कंट्री ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ओके, तो ये सबसे शीर्ष देशों में से हैं। नॉर्वे फर्स्ट पर है, आयरलैंड सेकंड पर है, डेनमार्क थर्ड पे है। ओके, याद कर लीजिएगा। इस सूची में वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहे हैं, यानी कि सबसे लास्ट रैंक से कौन है, वियतनाम, चीन, उत्तर कोरिया। ओके, ये तीन है जो कि सबसे लास्ट में है, जो कि निचले पायदान से हैं। अब बात करेंगे भारत के बारे में, हमारा प्यारा भारत। तो कि इसकी रैंक के बारे में देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंक क्या है, क्योंकि हमें पड़ोसियों के बारे में जानने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं ना, इसलिए। ओके, श्रीलंका ने भी 2022 में 146वीं की तुलना में इस वर्ष सूचकांक की रैंक जो आई है इस बार, तो वो आई है 135 रैंक हासिल की है इस बार। वहीं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान जो है 150वें स्थान पर आया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में। तीन अन्य देश हैं जैसे कि तजाकिस्तान, और एक स्थान के नीचे आया है वो, यानी कि 153वें स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत जो है 11 स्थान नीचे चला गया है। ठीक है, 160वें स्थान पर है। तुर्की की बात करूं तो तुर्की जो है 16 स्थान नीचे गया है, 165वें स्थान पर अब आया है। ओके, और इस समय जो है इस समय समस्या प्रदाय में काफी खराब प्रदर्शन किया है इन सभी के देशों ने। ओके, तो ये याद रखने वाली बातें हैं कि तीन देश जो हैं जो शीर्ष पर रहे हैं, टॉपेस्ट कंट्री कौन है, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। और सबसे जो खराब प्रदर्शन किया है वो कौन है, वियतनाम, चीन, उत्तर कोरिया। और भारत की रैंक कितनी आई है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सूचकांक में भारत की स्थिति में 2016 जब यह 133वें स्थान पर था के बाद लगातार गिरावट आ रही है, तब से लगातार गिरावट आ रही है। इस गिरावट का कारण पत्रकारों और राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया के खिलाफ बढ़ती हिंसा की बात है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन कितनी आई है, 122 की बात करें तो 180 कंट्रीज में से कितनी आई है, इंडिया की रैंक आई है 161। ये इंडिया की रैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हाउ नेबर्स फार। तो नेबर्स मतलब कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम कितना दूर है, तो भूटान जो है 90 पे आया है, श्रीलंका 135 पे, पाकिस्तान 150 पे, अफगानिस्तान 152 पे, बांग्लादेश 163 पे। ठीक है, इनसिक्योरिटी इंडिकेटर की बात करें तो चाइना जो है सबसे बेकार था यहाँ पे। चाइना के कितने हैं, 180 में से 172 है यहाँ पर। ठीक है, इंडिकेटर में बात की गई है। फिर आता है मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूक्रेन एंड म्यांमार। ये बिलो ऑफ इंडिया है, यानी इनकी जो रैंक है ये इंडिया की रैंक से भी नीचे रैंक आई है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की है अब तक की ओवरऑल बाकी सबकी रैंक क्या रही है। ठीक है, नेबर ऑफ कंट्री की। भारत में बात करेंगे, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। ठीक है, अनुच्छेद आप सभी को पता होगा, आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा आप लोगों को कि संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है स्वतंत्रता की क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भाषण की स्वतंत्रता आदि संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। वही जो आर्टिकल 19(1) का जो ए है, ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को अपने भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्रण या किसी अन्य तरीके की स्वतंत्रता के रूप में विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान कराता है, आर्टिकल 91 का ए। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत संरक्षित भी है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये बात भी कही गई है। ठीक है, वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश, ये नाम याद रखिएगा, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट हालिका
हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19 का जो 2 है वो 92 19 का जो 2 है इसमें सेक्शन उसके तहत बात की जाती है, प्रतिबंधों का सामना करती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है यहाँ पे हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने, हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ अरेबियन ट्रैवल मार्केट स्टार्टेड रिसेंटली? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि दुबई। दुबई इज करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दुबई में अरेबियन ट्रैवल मार्केट का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ठीक है, मिस टाइपिंग हो गई यहाँ पे, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, India and which country have signed an MOU on industry and research and development cooperation? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इजराइल। इजराइल और भारत ने औद्योगिक एंड अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, भारत और इजराइल ने आज, यानी कि की ये बात होगी कल की, ठीक है, यहाँ पे कल होगा, ठीक है। भारत और इजराइल ने कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों, प्रौद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक अनुसंधानों और विकास सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? तो विमानन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, साजो सामान है, असैन्य है, बुनियादी ढांचा है, इंजीनियरिंग है, पर्यावरण है, खनन है, रसायन है, पेट्रोकेमिकल्स है तथा कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं भारत और इजराइल के द्वारा। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़े वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट बैकवर्ड क्लास सर्वे हैज स्टार्टेड आफ्टर बिहार? तो इस इमेज से आप समझ गए होंगे ये कौन है। तो ये कौन है? उड़ीसा के सीएम है, जिनका नाम है नवीन पटनायक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी उड़ीसा। उड़ीसा भी अब पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू कर रहा है अपने राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, देवदत्त चंद्र। देवदत्त चंद्र को बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें, जिनका नाम है देवदत्त चंद्रा। इन्हें हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए हैं, यानी एमडी। ओके, बात करेंगे इनके बारे में, तो यहाँ पे बातें हैं कुछ, वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बॉब के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। देवदत्त चंद्र वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। वह 3 साल की अवधि के लिए एमडी के पद पर चुने गए हैं, यानी कि आने वाले 3 साल तक यही रहने वाले हैं इस पद पर, जिनका नाम है देवदत्त। ठीक है, क्योंकि एमडी बने हैं अभी। 1 जुलाई 2023 से ये प्रभावी होंगे। यह नियुक्ति पिछले एमडी संजीव चड्ढा, यानी इससे पहले कौन थे एमडी बैंक ऑफ बड़ौदा के? तो कौन थे? संजीव चड्ढा जी थे। इन्होंने हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो 19 जनवरी 2021 को समाप्त हो गया था। ओके, सरकार द्वारा 30 जून 2021 को अतिरिक्त 5 महीने के लिए भी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये पिछली बातें हैं, यहाँ पे डेटा ये थोड़ा पुराना हो गया। ओके, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा, बस आपको ये यहाँ पे बात याद रखने वाली है। इससे पिछले एमडी कौन थे? तो पिछले एमडी कौन थे? संजीव चड्ढा जी थे। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की बात करें तो 22 जुलाई 1908 को, यानी 1998 को हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बड़ौदा में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। और बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्यालय की बात करी जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा की कहाँ पे है? तो बड़ोदरा तो इसका मुख्यालय है, लेकिन एक पर्टिकुलर वहाँ पे पूछ सकते हैं, तो वो भी याद रखना आप यहाँ पे, अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी जो है यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में मनोबाला का निधन हुआ है, वह कौन थे? मनोबाला पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि अभिनेता। ये साउथ इंडिया के एक मशहूर एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है मनोबाला। पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। तो अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मनोबाला की पिक्चर देख रखी है जिसमें इन्होंने मुख्य रोल निभाया? ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि, और हाँ, इस मनोबाला की एक
बॉलीवुड में भी मूवी है जो कि आप सभी ने देखी होगी आई थिंक, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनोवाला की बॉलीवुड में कौन सी पिक्चर है, ठीक है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द 11th वुमेन टू होल्ड द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो गाइस 11वीं महिला बनी है मास्टर खिताब हासिल करने वाली। तो इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता है किन्होंने? तो उनका नाम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जो है इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीतने वाली 11वीं महिला बन गई हैं। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं, ये है अवंतिका अग्रवाल। ओके, अवंतिका अग्रवाल के बारे में बात की जाए तो अवंतिका अग्रवाल मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला बनी है। उन्होंने बुडापेस्ट में अपना तीसरा और अंतिम आईएम मापदंड हासिल कर लिया है और शतरंज में अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली वह 11वीं महिला बन गई हैं। तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल मास्टर टाइटल किन्होंने जीता है? तो अवंतिका अग्रवाल ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है मेड इन इंडिया 75 ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस का, इसका विमोचन किसने किया है? ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे, रिसेंटली मेड इन इंडिया 75 ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस रिटर्न बाय whom has been released। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, तो मैं बता देती हूँ आपको। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है मेड इन इंडिया 75 अमृत कांत, ठीक है। तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, जिनका विमोचन हाल ही में किया गया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस इमेज में आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हुए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स बैंक ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि जाने माने लेखक हैं। और इससे प्रारूप पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक जो है 75 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए भारत के दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ मेल खाती है। तो इसमें पर्टिकुलर इस पुस्तक में ये बताया गया है कि 75 साल में अब तक भारत ने कितना डेवलप कर लिया है अपने आप को। तो वही सभी बातें इसमें लिखी गई हैं अमिताभ कांत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यह पुस्तक भारतीय व्यापार और उद्यम की देश की उल्लेखनीय रूप से मजबूत और लचीली विकास की कहानी को समझने के लिए भारत की व्यावसायिक विरासत और संस्कृति का एक बहुआयामी सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है। तो इस बुक में आपको इंडिया के कल्चर से रिलेटेड सभी चीजों को आप इसमें पढ़ सकते हैं कि भारत ने अब तक कितना कैसे कैसे डेवलप किया है अपने आप को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, पुस्तक के माध्यम से अमिताभ कांत का उद्देश्य भारतीय व्यवसाय और उद्यमों की सफलता और अंतर्दृष्टि प्रदान कराना है और भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में भी इन्होंने खूब अच्छे से डिस्कस किया है। अमिताभ कांत एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा है, वह एक आईएएस ऑफिसर भी है, ठीक है, जो कि रिटायर है। ओके, जिन्होंने 2016 से 22 तक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के मुख्य अधिकारी के रूप में भी काम किया है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आप सबके सामने 9th क्वेश्चन है। ओके, हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्रीय शीर्ष पुरस्कार जीता है? Which countries jailed women journalists have won the top UN award recently? तो गैस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी ईरान। ईरान के जेल में बंद है ये 3 महिला पत्रकार। इन्हीं को यूएन ने एक शीर्ष पुरस्कार से नवाजा है इन्हें। अब बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका मुख्य पुरस्कार जो है सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद 3 ईरानी महिलाओं को पुरस्कार से नवाजा है। पुरस्कारों की विजेताओं के नाम की बात करें तो पहली है
हमीदी, और सेकंड है यहाँ पे एलाहे मोहम्मदी एंड थर्ड है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो ये 3 महिला पत्रकार हैं जिन्हें यूएनओ ने उनकी सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। इन विजेताओं को ईरान में मानव अधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, नीलोफर, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, 10th क्वेश्चन है आज का। हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रिसेंटली हु हैज बीन ऑन द सीट नहीं होगा भाई, यहाँ पर टॉप होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इसे डिलीट कट कर देती हूँ वैसे। ऑन द टॉप ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2023 बाय फॉर्ब्स। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आप पर्टिकुलर इमेज से आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे जो हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बने गए हैं फोर्ब्स के मुताबिक 2023 के, तो कौन है? तो आप सभी के फेवरेट होंगे, कईयों के इसमें, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सबके कौन से जो है प्लेयर जो है फुटबॉल टीम के कौन सा प्लेयर है जो सबसे फेवरेट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, मैं भी तो देखूं कि आपके कौन कौन से फेवरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये क्या है, फोर्ब्स की 2023 की हाई पेड एथलीट लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट सूची में 136 मिलियन यानी कि 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 130 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ लियोन मेसी जो है वो दूसरे स्थान पर है। फोर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन, बोनस, प्रयोजन सौदों के आधार पर कमाई गई अनुमान की गणना करता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक यहाँ पे स्लैब भी बता दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो उनकी सैलरी, बोनस, प्रयोजन, सौदे और अदर जो भी इनकी कमाई होती है उन सभी का अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। तो उसमें फर्स्ट रैंक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, सेकंड पर है 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ है लियोन मेसी। ओके, फोर्ब्स की ऑन फीड कमाई के आंकड़ों में 1 मई 2022 से लेकर 1 मई 2023 के बीच अर्जित सभी पुरस्कार राशि, वेतन, बोनस को शामिल किया गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया कि फर्स्ट पे कौन है। फोर्ब्स के मुताबिक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो है 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अब आपको मुझे बताना है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स करके कि थर्ड रैंक किसने हासिल किया। ओके, तो जाइए थोड़ा सा गूगल कीजिए और पता कीजिए। ओके, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। और प्लीज गाइस आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।